नमस्कार, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं जय हिंद जय भारत। आज हमारे साथ एक लीगल लुमिनरी हैं डॉक्टर आदिश अग्रवाल जी। इनकी क्या तारीफ़ की जाए। ही इज़ बंडल ऑफ नॉलेज और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ग्लोबली ये अलग अलग देशों के चीफ जस्टिस से बातचीत करते हैं। ये कोई भी मसला होता है उस पर अपने तरफ से ये चिट्ठी लिखते हैं और उसको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। उस चिट्ठी का असर भी होता है। डॉक्टर आदिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी धन्यवाद इस प्रोग्राम में आपका। एक तो जो यूथ है, ख़ास तौर पे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्लोबली वो आपकी जर्नी को जानना चाहते हैं। तो ब्रीफली कैन यू से समथिंग अबाउट यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? मैं रोहतक से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी रोहतक से हुआ। मैं कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, वेस्ट कॉलेज रोहतक का। फिर मैंने एमएमएच कॉलेज गाज़ियाबाद से लॉ किया 1978 से। एलएलएम और पीएचडी भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से की और 2 साल पहले मैंने दिल्ली में प्रैक्टिस की 78 से 80, फिर 80 से 83 रोहतक में की। रोहतक में मैं सारे बैंक्स का, इंश्योरेंस कंपनीज का और कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का काम मैं देखता था। भादुगढ़ बार एसोसिएशन का मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा। रोहतक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा। फिर 84 में मैं फिर वापसी दिल्ली आ गया और लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस की। और यहाँ पर भारत सरकार का 1986 में पैनल काउंसिल बना दिल्ली हाई कोर्ट में। फिर 89 में सीनियर एडवोकेट भारत सरकार का बना, कैट का सीनियर एडवोकेट बना। सुप्रीम कोर्ट में ए पैनल पे आया और आर्बिट्रेशन का भी काम भारत सरकार का देखा। उसके बाद भारत सरकार के वकील के बाद मुलायम सिंह जी ने मुझे पहली बार जो है स्टेट का रिप्रेजेंट करने का एडिशनल एडवोकेट जनरल मुझे बनाया 2005 में। और फिर 2007 में पंजाब गवर्नमेंट ने मेरे को एडिशनल एडवोकेट जनरल प्रकाश सिंह बादल गवर्नमेंट ने, और उसके बाद हरियाणा सरकार में सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की गवर्नमेंट में मैं बना। और 2010 में करुणानिधि की गवर्नमेंट ने भी मुझे अपना एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया। उस टाइम में 3 स्टेट का इकट्ठा, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु का और भारत सरकार का स्पेशल काउंसिल था। यहाँ पर सर जहन में एक सवाल आता है कि जितने भी अलग अलग स्टेट के अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी अलग आइडियोलॉजी है, एंड यू आर कंफर्टेबल एवरीवेयर, और आपके साथ वो लोग भी बहुत कंफर्टेबल हैं। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं काम से काम रखने वाला हूँ। मैं जिसका अगर कोई पॉलिटिकली भी हेल्प मांगता है तो मैंने हेल्प की है, परंतु अगर एक को की है तो ये नहीं कि ऐसा किया है कि दूसरे का नुकसान हो। हरियाणा पंजाब के तो आपस में भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहे, तो कभी भी मैंने ऐसा काम नहीं किया, ना उन्होंने ऐसी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी में सिचुएशन लाए कि जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। और उसके बीच में मैं दिल्ली बार काउंसिल का मेंबर 1998 में बना। माय एल्डर ब्रदर मिस्टर सतीश अग्रवाल ऑल्सो बिकेम मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आई वॉज थर्ड व्हेन आई वॉज डिक्लेयर्ड एज मेंबर ऑफ बार काउंसिल। माय ब्रदर वॉज at 10th position. 25 members are being elected. Then I was elected as member of Bar Council of India from Delhi. Then as member of Bar Council of India, then I was elected Vice Chairman of Bar Council of India,
and for some time I was also the acting chairman of Bar Council of India. And after that in Supreme Court, I became a senior member executive 2 times, and also I was elected as Vice President of Supreme Court Bar Association. Then I contested for Presidentship of Supreme Court Bar Association. In first attempt, I was defeated illegally by 2 votes fraudulently, and even then I was ahead of Mr. Ram Jethmalani by 23 votes. राम जेठमलानी जी मेरे से 23 वोट पीछे थे। उसके बाद हम कई बार हारे और 2023 में मैंने 191 वोट से मिस्टर ये गुजरात के मिस्टर दुष्यंत दवे जो 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे, उनको मैंने 191 वोट से हराया। तो मैं am totally satisfied with my achievements, and people say that nobody on earth has such background. They may be from very rich family, I am from a very ordinary family. There was none in Delhi when I was a law student. I used to travel from Ghaziabad to Rohtak daily. In daytime, I was doing the work, clerical work in the chamber of my elder brother, Satish Agarwal. But rich people also can't achieve what I was able to achieve due to the blessings of my elders and our Kuldevi and Balaji Maharaj of Mehndipur. Amazing, sir. It's an amazing story and very inspiring for our students. आपका मेन गुरु कौन है जिनको आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया आपके ग्रोथ में? My father, Mr. Harish Chandra, and after his demise, my elder brother, Mr. Satish Agarwal. My father was a seasoned criminal lawyer. He was also special public prosecutor in Caro murder case, being at the top of the state list. सर, हिंदुस्तान में इतने सारे अचीवमेंट करने के बाद हम सभी को इस बात का एहसास है कि ग्लोबली ऑल्सो यू आर वेरी पावरफुल। अलग अलग कंट्री के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी आपकी बातचीत होती रहती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर ट्रैवलिंग। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान एज फार एज जुडिशरी इज़ कंसर्न, क्या ये लूप क्रिएट कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कितना सक्षम हो सकता है? देखिए, हमारी जुडिशरी, इंडिया की जुडिशरी बेस्ट जुडिशरी है। यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ही कम है, ना के बराबर। अमेरिका है, कहते हैं कितना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ अपॉइंटमेंट जजों की एग्जीक्यूटिव करती है, पार्लियामेंट वहाँ की वो पास करती है, वहाँ पे उस पर डिस्कशन होता है। तो हमारा जो सिस्टम है एक बैलेंसिंग सिस्टम रखा है कि गवर्नमेंट की भी कंसेंट की ज़रूरत है अपॉइंटमेंट में, परंतु बेसिकली जजों की, जुडिशरी की जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी मेजर रोल है। गवर्नमेंट भी कई जगह हाँ करना पड़ता है, परंतु जहाँ देश की सुरक्षा का मामला होता है तो गवर्नमेंट भी ओवर रूल कर देती है जुडिशरी के डिसीजंस के बारे में रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ईस्टर्न यूरोप में इतना बुरा हाल है जुडिशरी का, जो जिसने लॉ नहीं करी वो चीफ जस्टिस ऑफ कंट्री है। चीफ जस्टिस को किसी टाइम भी एक लॉ मिनिस्टर वहाँ का उसको रिमूव कर सकता है।
किसी को भी अपॉइंट कर सकता है विदाउट हैविंग लीगल बैकग्राउंड। तो हमारे यहाँ एक बार जज हमने लगा दिया तो हटाना बड़ा मुश्किल है, क्या रियल में उसने गड़बड़ करी हो। तो इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मोदी सरकार ने जुडिशरी की सबसे ज़्यादा इज्जत रखी है। जो उन्होंने जो डिसीजन दिए, आर्ग्यू किया है मोदी गवर्नमेंट ने अपनी आर्गूमेंट से, जिसमें कोई केस चल रहा है, परंतु अल्टीमेटली जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया है। जबकि और सरकारें, जैसे अभी बात कल ही हो रही थी, जो आज 50 साल हमारे इमरजेंसी के हुए, उस टाइम क्या सिचुएशन थी, कैसे जजों को सुपरसीड करा जाता था, कैसे जजमेंट्स को खिलाफ ऑर्डिनेंस ला के, नॉट इवन एट द फ्लोर ऑफ हाउस, ऑर्डिनेंस ला के जजमेंट्स की को ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन आदिश जी, आज जो बैकलॉग है हर तरफ, क्या आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म है जिससे ये बैकलॉग ठीक हो? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि रूरल सेक्टर से जो लोग आते हैं, गांव से जो लोग आते हैं, उनको कैसे इंसाफ मिले? उनके पास पैसा नहीं है, उसका इंतज़ाम कैसे हो? देखिए, जब मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चंद्रचूड़ को मैंने बताया था, मेरा डिस्कस हुआ एट लेंथ, जिसमें मैंने बताया कि हमारे यहाँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए दुनिया झूठे मुकदमे भी डालती है। अगर हमारे केसेस जल्दी डिस्पोजल हो जाएं, तो कोई भी झूठे मुकदमे नहीं डालेगा। ये सिचुएशन गल्फ़ कंट्रीज़ में है, यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज़ में है कि वहाँ स्पीडी ट्रायल हो जाता है और कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में हमारे सब डिवीज़न्स में, इंटीरियर इलाके में 2000 रुपये में आप, उसी में वकील साहब की फ़ीस हो गई, उसी में कोर्ट फीस हो गई। एक मुकदमा झूठा किसी के खिलाफ, किसी के प्रॉपर्टी के बारे में स्टे ले लेता, 10 साल तक उसका स्टे टूटता नहीं है। तो इस तरीके की जब पता है कि 2000 रुपये देने में मैं किसी के बहुत नुकसान कर सकता हूँ, तो इसलिए दुनिया झूठे मुकदमे डालती है और दूसरों को, दूसरे पार्टी को तंग करती है। परंतु ये सिचुएशन यूरोप में, डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो यूरोप हैं, डेवलप्ड यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोप और हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ में कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ नहीं। तो मैंने ये कहा कि हर केस में जिसको केस डालना है, और सबका हिंदुस्तान में आदमियों के एक ईमेल रजिस्टर्ड होगी और सबका एक व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर्ड होगा, वो पब्लिकली नोन होगा। तो किसी को कोई मुकदमा डालना है तो वो नोटिस अपनी प्लेंट का, पेटिशन का, दूसरा जिसके खिलाफ मुकदमा है उसको खुद भेजेगा। खुद उसको व्हाट्सएप पे भी भेजेगा और उसको ईमेल पर भी भेजेगा, और कोर्ट को भी ईमेल पर भी भेजेगा और कोर्ट की व्हाट्सएप पे भी भेजेगा। ओरिजिनल जो है स्पीड पोस्ट से कोर्ट के पते पर भेज देंगे। और 15 दिन के बाद जो है, विदिन 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ दैट पेटिशन, द रेस्पोंडेंट डिफेंडेंट को अपना जवाब फाइल करना होगा, बिना कोई नोटिस कचहरी से आए। वो दूसरी पार्टी जो पेटिशनर है उसको भेजेगा उनके ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, और कोर्ट को भी भेजेगा ईमेल पर, व्हाट्सएप पे, और जो है ओरिजिनल स्पीड पोस्ट से भेजेगा।
और रेप्लिकेशन देना है तो 1 हफ्ते में उसका रेप्लिकेशन दे। कोर्ट के सामने तो उसके और कोर्ट के अंदर कोर्ट असिस्टेंट होंगे, रिसर्चर्स होंगे, वो इश्यूज फ्रेम करेंगे और इश्यूज फ्रेम करके वो दोनों पार्टीज़ को भेज दिए जाएंगे। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है या और कोई एडिशनल इशू बनवाना चाहता है तो वो ईमेल पर दूसरों को भी कॉपी देंगे, कोर्ट को भी भेजेंगे और उसके बाद कोर्ट फाइनली ड्राफ्ट कर देगी इश्यूज़ को। और उसके बाद एविडेंस की तारीख 15 दिन के अंदर एविडेंस की तारीख, और तारीख ऐसी कि जिस कोर्ट में 3 ही मुकदमे की एविडेंस होगी। या आज ही क्या हो रहा है, कोर्ट मैनेजमेंट सही नहीं है। 10-10 केसेज में आप एविडेंस की तारीख लगा रहे हैं तो क्लाइंट अपने गवाह को बुलाते नहीं। पता है कि 2 केस में भी एविडेंस नहीं लिखी जा सकती है तो ये तो कोर्ट जो सुबह से शाम तक बिठा के और कहेंगे कि अब टाइम नहीं बचा है, अब अगली तारीख पे आना, तो वो सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। जो आपकी कोर्ट में तारीख एविडेंस की लिखी है उस दिन सारे गवाह आपको लाने होंगे और उस दिन आपकी एविडेंस होगी। कोर्ट में 10 मुकदमे एविडेंस के नहीं होंगे। सर दिस विल सेव लॉट ऑफ टाइम। तो क्या ये ऐप होगा या ये स्टेट गवर्नमेंट में पहले अप्लाई किया जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऐसा? नहीं, ये तो सब आदमियों को मोबाइल उनका रजिस्टर्ड होगा। जैसे वोटर तो ये करेगा कौन सर? ये तो सरकार करेगी। अच्छा। सबको मोबाइल देना उनका एक, जैसे आप वोटर लिस्ट में देख सकते हो जी। ऐसे हर एक आदमी को उस इलाके का जहाँ वो पते पे रहता है उसका पते पे वोटर लिस्ट में जैसा नाम होता है उसी में उसका ईमेल एड्रेस होगा, जैसे आधार है, और उसी में उसका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर। तो सर दिस विल बी मॉनिटर्ड बाय हु? द लॉ मिनिस्ट्री? This facility has to be provided by the state government. Okay. And although the government of India will financially support this project. Okay. Because state government can't meet such expenses. Right. And in some places we may be required to even give mobile, having smart mobile जिसमें व्हाट्सएप ईमेल का प्रोविज़न हो। हर एक में नहीं होता है। जो 501 रुपये के आते हैं शुरू में नहीं था, वो वाले में तो केवल बात कर सकते हो आप, परंतु जिसमें ईमेल का भी प्रोविज़न हो और जिसमें व्हाट्सएप का भी प्रोविज़न हो वो, और हर एक का नंबर, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, ये वाला नंबर आपको अपने पास रखना है। जिसने किसी ने भेज दिया वो उसका ये समझा जाएगा कि उसकी सर्विस हो गई। तो आपने किसी से बातचीत की इस सिलसिले में? मैंने प्रधानमंत्री जी को भी बात बताई थी, ही वॉज वेरी हैप्पी। परंतु जब चीफ जस्टिस से बात हुई उसके बाद हमारा थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन चीफ जस्टिस साहब से हो गया जो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में। तो उसके बाद, क्योंकि ये चीज़ें केवल गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये वाली जुडिशरी और गवर्नमेंट को मिल के बैठ के इसको इम्प्लीमेंटेशन होगा। अकेले ना जुडिशरी कर सकती है, ना ही अकेले एग्जीक्यूटिव स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। इस तरीके से दूसरी पार्टी को भी, जैसे अपील है, अपील में भी इसी तरीके से होगा। तो जहां हमारा सुप्रीम कोर्ट है जैसे, उसमें 10% को केसेज SLP में नोटिस इशू नहीं होता। इस मेरी प्रपोजल में 100% केसेज में एक तरीके का नोटिस इशू हो गया। दूसरी पार्टी को अपना जवाब दावा फाइल करना है, काउंटर एफिडेविट, उसके लिए उसे वकील को भी एंगेज करना है। अभी तक तो हमारे 100% तो जो पेटिशनर हैं, अपीलांट हैं, उन्हीं को वकील करना था, और नोटिस 10% में होता था तो 10% आदमी करते थे रेस्पोंडेंट डिफेंडेंट की तरफ से। इसमें तो डिफेंडेंट की तरफ से, रेस्पोंडेंट की तरफ से 100% आदमियों को वकील करना पड़ेगा। तो हमारे वकीलों को काम मिलेगा। हमारी कोर्ट्स में रिसर्चर्स, चाहे वो सब डिवीजन लेवल में सिविल जज की कोर्ट हो, चाहे मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो, चाहे वो सेशन जज की कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सब जगह हमारे को कोर्ट की असिस्टेंस के लिए हमारे को अब वकील एंगेज करने पड़ेंगे जो कोर्ट के
एम्प्लॉय होंगे। तो हमारे वकीलों को कोर्ट में भी काम करने का मौका मिलेगा और सबको काम करने से ही वकील ट्रेंड होता है। और ख़ासकर जजों के पास तो बहुत केस होते हैं। कोई प्राइवेट आदमी के पास कोई जूनियर बनता है तो इतना तरीके के केस देखने का, क्योंकि जो सीनियर है जिसके पास वो काम कर रहा है उस पर हो सकता है बहुत कम केस हो, बहुत लिमिटेड तरीके के केस आते हैं। तो जज के पास तो एक जज के पास 2-2 हज़ार केसेज उनके पास ऑन फाइल होते हैं। तो सब तरीके का काम हमारे वकीलों को करने का, सीखने का मौका मिलेगा और फीस भी उनकी बनेगी। सरकारी से भी उनको कोर्ट में काम करने का, कोर्ट का रिसर्च का काम करने का उनको भी सैलरी मिलेगी। दैट्स अ ग्रेट थिंग सर। लेकिन एक चीज़ ये देखा गया है कि जब भी मीडिया के ऊपर कोई परेशानी आई है, आपने सबसे पहले आवाज़ उठाया। मैं अर्नब की ही बात करूं, अगर बहुत परेशान था वो महाराष्ट्र में जो हुआ, दुनिया को पता है। तो क्या स्पार्क किया आपको? अचानक कैसे लगा कि नहीं हमें? देखिए, जुडिशरी के पास दिक्कत क्या होती है कि वो औरों की तो लड़ाई लड़ लेते हैं, अपनी लड़ने में शर्म आती है। अपने बारे में, औरों के बारे में कोई भी जर्नलिस्ट है वो बहुत प्रोटेक्ट करता है उनके सिटीजन्स के इंटरेस्ट को, परंतु जहाँ अपना वायलेशन होता है अपने बारे में, उनको पब्लिकली ज़्यादा लड़ाई या पब्लिकली उनके साथ नहीं होती। मैं एक जर्नलिस्ट रहा हूँ। मैं 1972 से 1984 तक मैं इंग्लिश फोर्टनाइटली का मैं एडिटर रहा हूँ, जो हरियाणा रोहतक से और दिल्ली से एक चलता रहा है। तो मैं कॉलेज की मैगजीन का एडिटर रहा हूँ। तो मैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ट्रेजरर रहा हूँ हरियाणा का। तो हमने जर्नलिस्ट का एक बहुत वो रहा है, हमने नज़दीकी से देखा है, कष्ट भी देखे हैं। तो मैं एक हमेशा जब भी कोई जर्नलिस्ट के ऊपर आता है, मैं जो राजीव शर्मा जर्नलिस्ट रहे हैं यूएनआई के और कई अखबारों को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उनको जो है स्पाइंग के केस में उनको प्लांट करा गया। वो हमारे बहुत पुराने जानकार थे। दैट वाज द ओनली केस जिसमें हमने इसमें स्पाइंग के केस में जो देशद्रोह का मामला है उसमें जमानत मैंने दिलाई है। और एक पैसा भी आप उनसे पूछ सकते हैं, मैंने टाइपिंग, कंप्यूटर पे टाइपिंग या फोटो स्टेट के भी पैसे उनसे नहीं लिए। तो जर्नलिस्ट के साथ हमारा खड़ा होना, जर्नलिस्ट ने भी हमको बहुत पैट्रोनाइज किया है, ये कोई छुपी बात नहीं है। सबसे पहली बार मेरा अखबारों में ट्रिब्यून में नाम आया था जब मोगा फायरिंग स्टूडेंट्स पे हुई थी। दैट इज़ ऑफ आई थिंक 1972। ट्रिब्यून में मिस्टर श्याम खोसला यूज्ड टू बी आवर कॉरेस्पोंडेंट बेस्ड एट रोहतक। तो लाइफ में पहली बार हमारा नाम, और बड़ी खुशी होती थी जब मैं 72, हाँ, मैं स्टूडेंट्स को, आई वॉज स्टूडेंट ऑफ वेस्ट कॉलेज रोहतक, स्टूडेंट्स को और साथियों को कहता चलो ज़रा कैंटीन चलते हैं, तो मैं चाय पीने चलेंगे। तो रास्ते में लाइब्रेरी आती थी, जान के मैं उसी पेपर को देखता था, और अरे मेरा नाम आया है, तो मैं दूसरे को दिखाता था, उसको चाय पीकर फिर दूसरे आदमी को लेकर जाता था, ऐसे करता था। परंतु अब इतने आते हैं, अब हमारे पास रिकॉर्ड भी देखने का नहीं होता है। जब से एजेंसीज यूज कर, एक एजेंसी की न्यूज़ निकली 100 जगह 200 जगह, और जब इंटरनेशनल कोई हमारे कोई इवेंट होता है तो वो तो वर्ल्ड वाइड कवर होता है। तो अब वो चार्म नहीं है। सर, आपकी बॉन्डिंग जर्नलिस्ट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा है, पुराना इतिहास है। मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में भी आप जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं,
और कोशिश करते हैं कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि वो अपना काम कर सके, सच बता सके। क्या दुनिया के जो जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ कोई परेशानियां आ रही हैं, क्या उनकी भी आप मदद करते हैं? देखिए, कभी कभी जो अप्रोच करता है तो वो हम जो भी हम कर सकते हैं करते हैं। मैं लंदन में बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट, कई हमारे जर्नलिस्ट बीबीसी के और हमारे इंडिया फॉल्क जो हैं जर्नलिस्ट हैं, वे भी बहुत हमसे कई बार लीगल इश्यूज़ पे और अदरवाइज सोशल इश्यूज़ पे प्रॉब्लम जब होती है तो वो मेरे से डिस्कस करते हैं, और वट एवर आई एम एबल टू डू आई एम डूइंग दैट। सर, जियो पॉलिटिक्स में ये देखा गया है कि बड़ा उथल पुथल हो रहा है। रशिया यूक्रेन, इज़राइल ईरान, इज़राइल फ़िलिस्तीन, अमेरिका का इंटरवीन करना। आपको क्या लगता है कि ये पूरे जियो पॉलिटिक्स में चाइना का रोल, रशिया का रोल, हिंदुस्तान का रोल, आपको क्या लगता है कि वेयर इंडिया स्टैंड्स नाउ? देखिए, इंडिया की पोजीशन सबसे स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि हम सबसे ज़्यादा बड़े एक्सपोर्टर बन रहे हैं और सबसे ज़्यादा इंपोर्टर बन रहे हैं, और हमारे यहाँ कंजम्पशन गुड्स की वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो चाइना हमसे हैप्पी नहीं है, परंतु वहाँ की बिजनेस लॉबी के कारण से उसको हमारे साथ चलना पड़ता है। और हमारी भी ऐसी सिचुएशन असलियत में जब कोरोना हुआ, जब मेरे पास रिपोर्ट्स आई, मेरे पास कई कंट्रीज़ के हमारे जूरिस्ट ने बोला कि जो ये मैन्युफैक्चर्ड है ये फ्रॉम चाइना कोरोना जो उन्होंने स्प्रेड करा है, इस पे एक्शन लिया जाए। तो मैंने एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमेटी को ये जो प्लांट किया, सब जगह स्प्रेड किया ये जर्म्स को, और उसके इकनॉमी ही नहीं, कितने आदमी मारे गए, सारा वर्ल्ड स्टैंड स्टिल हो गया। तो उस पर हमने वहाँ पिटीशन दी, सारे वर्ल्ड में हमारे जूरिस्ट ने, जजेज ने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, थैंक किया कि दैट आई एम एबल टू डू, अदरवाइज चाइना से, अमेरिका से, रशिया से कोई उनके खिलाफ़, उनके गवर्नमेंट के खिलाफ़ कोई बोल नहीं सकता। हमने हिम्मत करी और उसका आई कैन से I was approached by Chinese through their embassy in वाशिंगटन। एक हमारे चाइनीज़ एडवोकेट हैं सेटल्ड इन न्यूयॉर्क, उनको वहाँ न्यूयॉर्क मिशन ने अप्रोच करा, बिकॉज ऑल आर नोन, तो दे ट्रेस अवर कि हु आर अवर कोलीग्स वर्किंग इन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट। तो परंतु हम प्रेशर में नहीं आए, चाहे वहाँ की सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ने हमारा डेलीगेशन बुलाया था 2000 या 2011 में, जिसमें जजेज कई कंट्रीज़ के सिटिंग जजेज, इंडिया से, बांग्लादेश से, ये जो नेपाल से और 4-5 और कंट्रीज़ के जजेज हमारे डेलीगेशन में गए थे। परंतु ये भी चीज़ कही गई कि जी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आप ये क्यों टेकअप करो कोरोना का। हमने कहा जो बात ये ठीक है कि आपने हमारे डेलीगेशन को बुलाया, वहाँ सारे जजेस से हमारी मुलाकात हुई, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ सुप्रीम पीपल्स कोर्ट बोलते हैं, हाई कोर्ट को प्रोविंशियल वो कोर्ट हैं, सब जगह उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया, एयरपोर्ट से लेके वापसी एयरपोर्ट तक सारा जो हमारा फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्ट की, खाने की, बिसाइड्स अवर एम्बेसी इन बीजिंग एंड अवर कॉन्सुलेट इन शंघाई। तो
हम कभी जो सही बात है उस पे हम दबे नहीं। सर एक बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज इकोनॉमिकली इंडिया इज़ इन अ वेरी वेरी स्ट्रांग पोजीशन। क्या ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आता है कि हमेशा वो कुछ ना कुछ खटपट करते रहते हैं? एक नेबर जो स्ट्रांग है उसके साथ तो मिल के चलने से उसको बहुत भला उसका होगा। देखिए, ये चीज़ें उन्हें पता है पाकिस्तान को, परंतु जैसे हरियाणा में कहते हैं, रान तो रेले रणवे नहीं रहने देते। तो जो सेलर्स हैं आर्म्स के, वो उकसाते हैं। जब कोई झगड़ा होगा तो आर्म्स परचेज करे जाएंगे, आर्म्स यूज होंगे। तो अदरवाइज तो ये फैक्ट्रियां वर्ल्ड में ये बंद हो जाएंगी। फैक्ट्रियों को इनकम बढ़ाने के लिए, मैन पावर को नौकरी मिलने के लिए ये सारे झगड़े होते हैं। और फिर वे फोर्सेस जब ये कह देती कि अब मत लड़ो, तो उन कंट्रीज़ को कहना मानना पड़ता है। जैसे अभी आपने इजराइल और ईरान में देखा, खूब माल आर्म्स बिके, जो वे हैं ये फाइटर जी हैं एयर के, वे सब बिके, ख़त्म हुए। अब ये भी देखते हैं कि किसी को कितने दें। अगर उनके पास पैसे ही नहीं हो माल खरीदने के, बाद में रिकवरी कहाँ से करेंगे? तो जब दिखता है कि इनके पास तो क्रेडिबिलिटी कुछ रह नहीं गई है, तो फिर कहते हैं कि बंद कर दो, और वो कहना मान लेते हैं। आदिश जी ने ये जो बात कही है कि किसी भी देश को इतना मत तोड़ो, इतना मत बर्बाद कर दो कि कल को हथियार खरीदने के लिए उनके पास पैसे ही ना हो। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो हथियार बनाते हैं, वो लोग चाहते हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ लड़ता रहे। ये एक बहुत बड़ी बात आदिश जी ने कहा है, और ये वही कह सकता है जो ट्रुथ को सुप्रीम मानते हैं, जो इस बात को मानते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी हार नहीं माना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब के लिए एक रोल मॉडल हैं, और इनके गाइडेंस में हम लोगों को चलने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर आदिश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू।